हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस लॉ। ये सब्जेक्ट गाइस बीकॉम फर्स्ट ईयर, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हो, चाहे वो करस्पॉन्डेंस स्टूडेंट्स हो, सभी के कोर्सेज में है। इसके साथ ये सब सब्जेक्ट है गाइस सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन, उन सभी स्टूडेंट्स के कोर्सेज में ये सब्जेक्ट है। अगर बात करेंगे इस सब्जेक्ट की तो इस सब्जेक्ट की तो जो लॉ वर्ड है ये आपके लिए काफ़ी एक फैमिलियर वर्ड है। अपनी लाइफ में आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा, सुना होगा गाइस। लॉ सुनने में काफ़ी भारी भरकम वर्ड लगता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड लगता है, लेकिन गाइस जितना ये वर्ड सुनने में आपको भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स लगता है, उतना ही ये जो सब्जेक्ट है गाइस आपके लिए ईजी होने वाला है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है गाइस, ये जो सब्जेक्ट है आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीएस के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीएमए के स्टूडेंट्स हो, किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, सबके लिए जो सब्जेक्ट है न्यू सब्जेक्ट है और पहली बार ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। तो 12th में आपका क्या रिजल्ट रहा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 12th में किस टीम के स्टूडेंट थे, चाहे आपने आर्ट्स ले रखी थी, चाहे आपने कॉमर्स ले रखी थी, चाहे आपने साइंस ले रखी थी, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 12th में एक लो एवरेज स्टूडेंट थे या अबव एवरेज स्टूडेंट थे, उस बात का भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये जो सब्जेक्ट है गाइस बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सब्जेक्ट में एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। लॉ जो है गाइस एक थ्योरिकल सब्जेक्ट है, तो इस बात से भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार फिर से एक ये बोरिंग सब्जेक्ट आ गए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद गाइज आपको इस सब्जेक्ट से इंटरेस्टिंग कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो आज के पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइज कि लॉ क्या होता है, लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, लॉ कैसे बनता है और लॉ में बिजनेस लॉ कहाँ पे कंसिस्ट करता है, बिजनेस लॉ के कितने पार्ट्स होते हैं और बिजनेस लॉ के कौन कौन से पार्ट्स आपके सिलेबस में आने वाले हैं और बिजनेस लॉ का लॉ में क्या रोल होता है। तो ये सभी चीज़ आज की वीडियो में हम गाइस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ गाइस, ये जो सब्जेक्ट है इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आज के बाद आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी और बहुत ही इंजॉइंग सब्जेक्ट लगेगा। इससे बेटर आपको इस सब्जेक्ट को बार बार आपका पढ़ने का मन करेगा। इस सब्जेक्ट से बेटर आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए गाइस करते हैं स्टार्ट। देखते हैं गाइस, लॉ सुना है वर्ड, काफ़ी फैमिलियर वर्ड है लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है गाइस हिंदी में? लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं? कानून। काफ़ी भारी भरकम वर्ड है सर, कानून। जब भी हम कानून वर्ड सुनते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? वो कोर्ट का सीन सामने आ जाता है आपके। कोर्ट का कैसा कोर्ट होता है, दो वकील होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मारने को रेडी होते हैं, सामने कुछ ऑडियंस बैठी होती है और सामने एक जज होता है जो ऑर्डर कर रहा होता है। तो देखेंगे गाइस यहाँ पे कि ये सब चीज़ों में क्या चीज़ें, कितनी रियलिटी है इन सब चीज़ों में, कितना क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे लॉ बताइए मुझे होता क्या है गाइस? लॉ का मतलब, ये लॉ को हिंदी में तो कानून बोलते हैं, बट लॉ होता क्या है, क्या मतलब है लॉ का? तो बताइए गाइस लॉ का मतलब क्या है? सर लिखिए पहले मेरे साथ, लॉ होता क्या है। लॉ की डेफिनेशन लिखिए, क्या है लॉ का मतलब, लिखिए गाइस। इट मीन्स, लॉ की डेफिनेशन क्या है गाइस, लिखिए मेरे साथ। इट मीन्स द रूल, इट मीन्स द रूल, it means the rule framed by government, it means the rule framed by government to control the conduct of person, to control the conduct of persons. This is the definition of law guys. बहुत ही छोटी सी definition है guys. It means the rules framed by government to control the conduct of person. उम्मीद करता हूँ गाइस लिखने के बाद कुछ समझ में तो आया नहीं होगा। जी सर। तो आइए देखते समझते हैं गाइस कि है क्या गाइस लॉ। पहले गाइस ये चीज़ें का मतलब समझ लेते हैं। फ्रेम्ड का मतलब होता है गाइस यहाँ पे
यहाँ पे फ्रेम्ड का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे आपका जो ये फ्रेम्ड है, इस फ्रेम्ड का मतलब क्या है? फ्रेम्ड का मतलब है गाइस क्रिएट करना। मेड, फ्रेम का मतलब क्रिएट करना यानी कि बनाना। फ्रेम का मतलब यहाँ पे क्या है गाइस? बनाना यानी कि क्रिएट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। कंडक्ट का मतलब क्या है सर? यहाँ पे दो तीन वर्ड्स हैं गाइस जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो ये चीज़ मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर समझते हैं कि लॉ होता क्या है। यहाँ पे कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि कंडक्ट का मतलब यहाँ पे है आपके बिहेवियर से, आपके बिहेवियर से इसका मतलब है बिहेवियर। कंडक्ट इज इक्वल टू बिहेवियर यानी कि आपका व्यवहार, ठीक है गाइस, ओके सर। तो लॉ कहता है गाइस, लॉ का मतलब क्या है? इट मीन्स द रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। क्या मतलब है सर? सर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि लॉ होता क्या है। पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कोई मैंने फैक्ट्री खोली, कोई मैंने ऑफिस खोला, कोई मैंने स्कूल्स खोले, कोई मैंने स्कूल ओपन किया अपना खुद का, या कोई मैंने ऑफिस खोला अपना खुद का, तो मैं क्या चाहता हूँ कि उस ऑफिस में रूल्स, उस ऑफिस में जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनी रहे। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ रूल सेटअप करता हूँ कि भाई अगर मैंने स्कूल खोला है तो मैं क्या चाहूँगा कि सुबह 7:30 बजे तक बच्चे स्कूल के अंदर आ जाए, असेंबली टाइम से 15 मिनट पहले, सारे टीचर असेंबली टाइम से पहले स्कूल में आ जाएं। कोई भी बच्चा अगर बिना एप्लीकेशन के, बिना एब्सेंट के छुट्टी करता है तो मैंने उसके लिए क्या रूल बनाया कि आपको पहले आपको पेनल्टी फाइन देना होगा, या फिर आपको अगर छुट्टी लेनी है तो आपको पहले क्या देना होगा, लीव देना होगा, स्कूल में इन्फॉर्म करना होगा। तो ये सब क्या है गाइस? रूल्स बनाए हैं। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं गाइस? ताकि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्मूथ वे में चलता रहे। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसको एक सक्सेसफुली तरीके से वो आराम से चलता रहे, बिल्कुल स्मूथ वे में, इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही गाइस लॉ भी क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है ताकि जो जिससे पर्सन के बिहेवियर को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। सर कैसे बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके? इट मीन्स द रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। जैसे गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स बनाती है, एक स्कूल कुछ रूल्स बनाती है ताकि उसका स्कूल जो है प्रॉपर तरीके से चलता रहे, किसी तरह की कोई इंटरप्शन ना आए, कोई डिसमैनर्स ना आए, कोई डिसमैनर्स ना आए आपके स्कूल्स में। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं स्कूल के द्वारा, और सभी को वो रूल्स क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए कुछ रूल्स सेटअप करती है। उसी रूल्स को क्या बोला जाता है गाइस? लॉ बोला जाता है। सर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जी सर, सपोज करिए गाइस ये राम है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए गाइस, ये एक राम है और ये श्याम है, ठीक है। ये राम है और ये श्याम है। दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलने के बाद दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलते वक्त क्या हुआ, श्याम ने गुस्से में राम जो है मैच हार गया। क्रिकेट खेलते वक्त राम क्या हो गया, मैच हार गया। और राम जो था काफ़ी गुस्से वाला आदमी था, और जब राम मैच हार गया तो श्याम ने उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, टीज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो राम काफ़ी गुस्से वाला था, एज यू नो, ठीक है। एक एंग्री यंग मैन की तरह था ये, एक एंग्री मैन की तरह था राम। तो राम को काफ़ी गुस्सा आ गया जब श्याम ने उसको चिढ़ाना स्टार्ट किया। तो राम क्या कहता है, राम ऊपर आके कहता है, सर राम ने क्या बोला, राम श्याम को जान से मारने के लिए जाने लग गया, यानी कि किल के लिए, मर्डर करने के लिए इसका रेडी हो गया राम। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इतनी छोटी सी बात पे राम को श्याम का मर्डर कर देना? श्याम ने राम को चिढ़ाया है उसके मैच हारने पे, और इसी बात पे राम उसको क्या करने के लिए जाने लग गया, उसका मर्डर करने के लिए जाने लग गया। क्या ये सही है कि इतनी छोटी सी बात पे राम को श्याम का मर्डर कर देना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बाकी लोगों ने राम को समझाया कि यार इतनी छोटी सी बात पे किसी का मर्डर नहीं करना है, इतनी छोटी छोटी बातों पे किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। तो गई ये जो राम है, ये जो लोग हैं जो राम को रोक रहे हैं, ये जो छोटे छोटे लोग हैं, ये जो राम के दोस्त हैं और श्याम के दोस्त हैं जो राम को रोक रहे हैं, वो किस लिए रोक रहे हैं? क्योंकि अगर राम ने श्याम का गई मर्डर कर दिया तो राम के ऊपर क्या किया जाएगा, कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है इसको फांसी की सज़ा दी जाए या उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए।
कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, या फिर गाइस हैंग आउट का इसको कोई डिसीजन दे दिया जाए। तो यानी कि कुछ लॉ है, कुछ रूल्स हैं इसी कंडक्ट को, यानी कि जो इसका राम का बिहेवियर है, क्या बिहेवियर है, एंग्री मैन का बिहेवियर है। तो इस बिहेवियर की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से वो कोई ऐसी अनडिजायरेबल हैपनिंग इवेंट, अनडिजायरेबल इवेंट ना कर दे जिससे समाज में क्या हो, जिससे समाज में क्या हो, समाज को, सोसाइटी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो इसीलिए कानून बनाया कि इसीलिए कानून बनाया गया है जिससे कि लोगों के बिहेवियर को रोका जा सके और सोसाइटी एक अच्छे स्मूथ वे में चलती रहे। तो इट मीन्स द रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब है वो रूल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। किस चीज के लिए सर? कंडक्ट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उनको अनडिजायरेबल इवेंट से ताकि वो कोई भी अनडिजायरेबल इवेंट करने से पहले वो सोचें कि अगर मैंने ये चीज की तो मेरे साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, और उस डर से कि यार मान लीजिए अगर मैंने इसका राम को लगा कि हाँ यार सही कह रहे हैं मेरे दोस्त कि अगर मैंने इसका मर्डर कर दिया तो मेरे ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, मुझे लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। तो इसके अंदर क्या बैठा है? एक डर बैठा। तो इस डर की वजह से वो भी सोचेगा हाँ यार कि हाँ मुझे मर्डर नहीं करना चाहिए। तो लॉ का मतलब क्या है? लॉ में क्या होता है? कुछ रूल सेटअप किए जाते हैं लोगों के लिए जिससे वो क्या क्या कर सके, लोगों के बिहेवियर को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ताकि सोसाइटी एक स्मूथ वे में चलती रहे। तो गाइस ये है लॉ। तो लॉ का अगर मैं सिंपल सा फॉर्म बोलूँ, लॉ को कैसे बोल सकते हैं आप? लॉ क्या है गाइस? तो लॉ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप इस वे में भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए गाइस मेरे साथ अगर आप चाहें तो। लॉ क्या है गाइस? लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। द टर्म लॉ refers the term law refers to the set of regulations or rules to be followed by every person, each and every person in society। लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि वो रूल्स और रेगुलेशन जो सभी लोगों को फॉलो करना मस्ट है। अगर उन्होंने उस रूल्स को फॉलो नहीं किए तो उसको या तो पेनल्टी देनी होगी या फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी, उसको इम्प्रिजनमेंट होगा और उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो लॉ का मतलब क्या है? वो रूल्स जो गवर्नमेंट बनाती है सोसाइटी को एक अच्छे से, एक सुचारू तरीके से चलाने के लिए, ताकि सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके सोसाइटी में क्राइम ना बढ़ सके, सोसाइटी एक स्मूथ वे में चलती रहे। तो आई होप गाइस लॉ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब समझिए गाइस इसके आगे लॉ में लिख सकते हैं। लॉ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट। समझेंगे गाइस ये एक्ट क्या होता है? ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा। कहता है कि लॉ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका एक्ट हो सकता है। लॉ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका एक्ट हो सकता है, वो आपका ऑर्डिनेंस हो सकता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ऑर्डर हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो हो सकते हैं, उसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है। यानी कि लॉ किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। कानून का जो दायरा है गाइस बहुत बड़ा दायरा है, बहुत वास्ट दायरा है। तो कानून को आप एक छोटे वे में नहीं दिखा सकते, कानून को आप एक छोटे वे में नहीं समझ सकते हैं कि कानून का जो वास्ट है, कानून का जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है। वो एक्ट के फॉर्म में भी आपके सामने आ सकता है, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में भी आ सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, रूल्स भी हो सकता है, रेगुलेशन भी हो सकता है। सारी चीजें डिस्कस करूंगा गाइस। बस यहाँ तक एक बार मुझे बताइए लॉ समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। लॉ का मतलब क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो रूल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। किस चीज के लिए? सोसाइटी में जो पर्सन है उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। सर कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए? उन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जिससे वो कोई भी अनडिजायरेबल इवेंट ना कर सके। अनडिजायरेबल इवेंट से क्या मतलब है सर? अनडिजायरेबल इवेंट से मतलब है कि वो घटनाएं जिससे सोसाइटी पे कोई इफेक्ट ना हो, सोसाइटी इफेक्ट ना हो, सोसाइटी पे कोई गलत
गलत इफेक्ट ना हो, सोसाइटी गलत रास्ते की तरफ ना जाए, सोसाइटी जो है एक स्मूथ वे में चलती रहे। ठीक है सर, क्लियर है सर? ठीक है। अब गाइस देखिए, लॉ तो मैंने आपको समझाया लॉ होता क्या है, बट हमारे देश में लॉ को बनाना इतना आसान नहीं है। लॉ बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सर कैसे? अब लॉ बनाने का प्रोसेस समझिए गाइस। प्रोसेस टू मेक द लॉ समझिए गाइस। देखिए, लॉ को बनाना इतना आसान नहीं है हमारे गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा देश जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में सब चीज़ सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एक कानून बनता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं गाइस? देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, जो क्या यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है, अगर उसको कोई भी कानून लाना है तो सबसे पहले उसको एक मैटर तैयार करना होता है। मैटर में क्या होता है सर? एक मैटर तैयार करना होता है। सर मैटर में क्या होता है? मैटर का मतलब क्या है गाइस? उनको एक चीज़, एक कागज़ में सारी चीज़ें लिखनी होती है कि किस चीज़ के ऊपर वो लॉ बना रहे हैं, क्या लॉ बना रहे हैं। यानी कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप जिस चीज़ के ऊपर कानून बनाना चाहते हैं, उसके मेन पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होते हैं। ठीक है। मैटर तैयार करने के बाद आपको क्या करना होता है? फिर उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना होता है, जिसमें सब कुछ लिखना चाहिए होता है गाइस। क्या क्या चीज़ें, क्यों लॉ बनाया जा रहा है, क्या इसके इम्पैक्ट होने वाले हैं, कैसे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्यों ये लॉ बनाने की ज़रूरत है, क्या क्या कौन सी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होने वाली है, ये सब चीज़ें ड्राफ्ट में लिखी जाती हैं। फिर इसको एक रूप दिया जाता है बिल का। किसका गाइस? बिल का। समझेंगे गाइस सारी चीज़ें। फिर इसको एक यहाँ से स्टेजेस ये होता, मैटर बनाया गाइस पहले सारे मिनिस्टर्स ने मिलके, फिर उसको आपस में डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर उसने उसको ड्राफ्ट के वे में तैयार किया। ड्राफ्ट वे में तैयार करने का उसको एक बिल बनाया जाता है। ड्राफ्ट के बाद उसको एक बिल के रूप में बिल के फॉर्म में बनाया जाता है। बिल क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं, सारे सेक्शंस लिखे होते हैं, सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या इस कानून में होने वाला है, किससे क्या क्या कौन सी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होने वाली है, क्यों ये कानून बनाने की ज़रूरत है, कितने इसमें चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब कुछ बिल में तैयार किया जाता है। उसके बाद गाइस इसको सेंड ऑफ कर दिया जाता है लोअर हाउस में मतलब जो आपकी पार्लियामेंट है। पहले लोअर हाउस में, हमारे पास 2 पार्लियामेंट हाउस है गाइस, तो पहले लोअर हाउस में इसको सेंड किया जाता है। फिर जब ये वहाँ से पास हो जाता है, फिर ये चला जाता है आपका अपर हाउस में गाइस। अपर हाउस से पास होने के बाद फिर ये जो बिल है इसको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास भेजने के बाद प्रेसिडेंट इसको पढ़ते हैं, और अगर वो एग्री हैं उन बातों से, जो भी चीज़ें इस बिल में लिखी गई हैं, अगर वो इन बातों से एग्री करते हैं तो वो इस पर साइन कर देते हैं। और फिर ये जो है साइन करने के बाद ये क्या बन जाता है? हमारा लॉ बन जाता है। बात आ रही है समझ में गाइस? क्या क्या किया मैंने? लॉ बनाने का क्या प्रोसेस होता है? पहले एक मैटर तैयार किया जाता है। किसके साथ द्वारा सर? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैटर तैयार करती है, फिर उसको आपस में डिस्कस करती है, फिर उसको एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट मतलब उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसको बिल के एक डॉक्यूमेंट की तरह तैयार किया जाता है बिल के फॉर्म में। फिर उसको पहले लोअर हाउस में और फिर अपर हाउस में भेजा जाता है, यानी कि पहले राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर लोकसभा में भेजा जाता है, और फिर जब दोनों जगह से पास हो जाती है फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उन सारी बातों से एग्री करते हैं तो फिर उस पर साइन करते हैं, और साइन करने के बाद वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। बात आ रही है सर यहाँ पे? सारी बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है गाइस? नहीं सर। लॉ का मतलब तो समझ में आ गया गाइस, वो रूल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं पर्सन्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। लॉ किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास गाइस, एक्ट में भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस में भी हो सकता है, ऑर्डर में हो सकता है। प्रोसेस टू मेक द लॉ, पहले मैटर तैयार करती है गवर्नमेंट, फिर ड्राफ्ट बनाती है, फिर बिल बनाती है, फिर दोनों पार्लियामेंट में भेजा जाता है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। जब दोनों पार्लियामेंट से वो पास आउट हो जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, और फिर वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है गाइस? नहीं सर। पक्का? जी सर, श्योर। तो सर अब मैंने आपको बताया लॉ क्या होता है गाइस। लॉ एक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, रूल्स भी हो सकता है, और रेगुलेशन भी हो सकता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले समझिए आप बिल क्या होता है। मैंने आपको बताया, समझिए गाइस, सबसे पहले बिल क्या होता है मैंने आपको बताया गाइस कि जब भी लॉ बनाने का इनिशियल स्टेज क्या होता है गाइस, ये तो अपने काम के लिए होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं अपने समझने के लिए जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसमें ये ड्राफ्ट आउट करते हैं। लेकिन मेन इनिशियल स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? जब वो बिल बन जाता है। तो सबसे पहला लॉ बनाने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो बिल होता है। तो बिल समझिएगा इस बिल होता क्या है, पहले आप बिल को समझते हैं फिर आगे देखते हैं कि लॉ कैसे बनता है। तो बिल को समझिए क्या है गाइस। बिल क्या है गाइस? बिल इज नथिंग, अ बिल लिख लीजिए एक बार अगर आप लिखना चाहे तो।
a bill can be considered एज इनिशियल स्टेज। मैंने बताया ना सबसे पहली स्टेज जो है इस लॉ बनाने की वो क्या है, बिल ही है, स्टेज ऑफ एन एक्ट। सर ये एक्ट भी बताऊंगा क्या होता है, यहाँ पे पहले आप लॉ समझिए क्या होता है। बिल क्या होता है, बिल को एक इनिशियल स्टेज कंसीडर किया जाता है किस चीज के लिए सर, लॉ के लिए, ठीक है। बिल इज अ प्रपोजल, बिल इज अ प्रपोजल टू मेक अ न्यू लॉ। बिल क्या है, एक तरह से एक प्रपोजल है नया कानून बनाने के लिए। जैसे आपने जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रपोज किया है, अभी एक सोचा है कि हाँ नया कानून बनाना चाहिए, उन्होंने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। यूजुअली बिल इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। बिल किस फॉर्म में होता है, जैसे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है जिसमें सारी प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं कि गवर्नमेंट में इस लॉ में क्या सेक्शंस होंगे, कैसे इस कौन सी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होने वाली है, कैसे इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, सब कुछ एवरीथिंग इस बिल में लिखा होता है। A to Z चीज़ें जो भी चीज़ें होती है सब कुछ इसमें लिखा जाता है। ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट समराइज क्या पॉलिसी है, क्यों ये कानून लाया जा रहा है, व्हाट इज पॉलिसी बिहाइंड द प्रपोजल, इसके पीछे क्या प्रपोजल है, ये जो आप कानून बनाना चाह रहे हैं इसके पीछे क्या पॉलिसी है, क्यों ये कानून बनाने की जरूरत पड़ी है। प्रपोज्ड लॉ एंड व्हाट इज टू बी प्रपोज्ड लॉ, ये जो लॉ है क्यों बनाया जा रहा है और क्या इसमें प्रोविजंस है। तो यही बिल है गाइस, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी प्रोविजंस गवर्नमेंट मेंशन करती है कि क्यों ये बिल बनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे पॉलिसी है, किस चीज़ के लिए ये बिल बनाया जा रहा है, कैसे ये प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, ये बिल बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है गाइस। फिर जब गवर्नमेंट ने सारे बिल को बना लिया, फिर ये कहाँ जाता है बिल बनाने का, दोनों पार्लियामेंट में जाता है, वहाँ पे डिस्कस होता है। पार्लियामेंट ने अगर इसको पास आउट कर दिया तो पार्लियामेंट के पास होने के बाद फिर ये प्रेसिडेंट के पास आता है। अगर प्रेसिडेंट सभी बातों से एग्री करते हैं तो वो उस पर साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद जब प्रेसिडेंट ने वो साइन किया तो मैंने आपको बताया गाइस, क्या कहलाता है, वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो बिल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। अब मैंने आपको बताया गाइस लॉ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट। अब ये सर एक्ट क्या होता है, ठीक है सर, एक्ट समझते हैं आप गाइस क्या होता है। एक्ट को समझिए गाइस, वंस द बिल हैज बीन पास्ड by the legislative assembly, then it is sent to the president, or the government, or the governor as the case may be for the approval, ठीक है गाइस। तो by received his assent it become an act, clear है गाइस। एक्ट इज अ सबसेट ऑफ लॉ, कह सकते हैं आप। एक्ट का मतलब क्या है गाइस, जब गवर्नमेंट ने बिल तैयार किया और बिल को पार्लियामेंट में भेजा, जब पार्लियामेंट में वो बिल पास आउट हो जाता है फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है या फिर गवर्नर के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट और गवर्नर उस बात से एग्री करते हैं तो वो उसके ऊपर साइन कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने उस बिल के ऊपर साइन किया वो बिल क्या बन जाता है गाइस, एक्ट बन जाता है। वो बिल क्या बन जाता है, आपका एक्ट बन जाता है। क्योंकि गाइस लॉ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लॉ बिल के फॉर्म में भी हो सकता है, एक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डर के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस पर पार्लियामेंट से पास होने के बाद जैसे ही प्रेसिडेंट या गवर्नर ने उसके ऊपर साइन किया तो वो क्या बन गया गाइस, वो हमारा एक्ट बन जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है एक्ट इज अ सबसेट ऑफ लॉ। देखिए गाइस लॉ क्या है, लॉ तो कानून है, बहुत बड़ा बहुत वास्ट एरिया है गाइस कानून का। इसमें काफ़ी तरह के कानून है गाइज, आपका फैमिली लॉ हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, काफ़ी टाइप के कानून है। लेकिन एक्ट में क्या होता है,
एक्ट में किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो उसमें सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही होंगी। अगर कोई पार्टनरशिप एक्ट है तो उसमें सारी चीज़ें पार्टनरशिप से रिलेटेड ही होंगी, या आप 11th-12th में पढ़ के आए होंगे। अगर आपने कोई कंपनीज एक्ट है तो उसमें सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड ही होंगी। लेकिन जहाँ पे लॉ की बात आ जाए तो लॉ में तो सब कुछ आ जाता है कि इस पार्टनरशिप हो गया, फैमिली हो गया, डिस्प्यूट्स हो गए, क्राइम एक्ट, क्राइम क्रिमिनल्स हो गए, क्राइम के रिगार्डिंग जो लॉ कानून बना देता है। लॉ तो एक बहुत वास्ट एरिया हो सकता है, बट एक्ट क्या होता है गाइस? एक्ट होता है जिसमें किसी स्पेशल चीज़ के बारे में, स्पेसिफिकली जिस सिर्फ उसी चीज़ के बारे में जो चीज़ मेंशन की जाती है वो एक एक्ट होता है। जैसे गाइस हमारी एक बुक है, तो बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो वो बुक आप मान लीजिए वो बुक क्या है, हमारे लिए लॉ है। बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बट हर एक चैप्टर में क्या होता है, एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो गाइस वो जो चैप्टर्स हैं वही आपका क्या कहलाते हैं, एक्ट का काम करते हैं। आई होप समझ में आ गया गाइस एक्ट, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब समझिए गाइस ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस को समझिए गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस, लिखिए गाइस। ऑर्डिनेंस यूज टेम्पररी, ऑर्डिनेंस यूज टेम्पररी लॉ that are circulated by the President of India, on the recommendation of the Union Cabinet. Union Cabinet. They can only be delivered when the parliament is not in session. When the parliament is not in session, they enable the Indian government, to take immediate legislative action. सर ऑर्डिनेंस भी क्या होता है? ऑर्डिनेंस भी एक कानून है। ऑर्डिनेंस भी क्या है गाइस? एक कानून है जो, लेकिन ये क्या है, टेम्पररी लॉ है, कुछ टाइम के लिए ये कानून बनाया जाता है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉ, ये जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्कुलेट किया जाता है। और किसके रिकमेंडेशन पे किया जाता है गाइस? यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। सर यूनियन कैबिनेट क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट से कि इस कानून की बिल्कुल बहुत जल्दी जरूरत है, इमीडिएटली इस कानून की हमें इफेक्ट है, तो इतना मैंने आपको बताया कि किसी भी कानून को बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस कानून की बहुत जल्दी जरूरत है, बहुत जल्दी इसको एक्शन में लाने की जरूरत है, तो पार्लियामेंट में उसको पास आउट नहीं किया जाता है, सीधा प्रेसिडेंट के पास वो बिल भेजा जाता है बनाने के बाद। और प्रेसिडेंट जब उससे पास आउट होते हैं तो एक सर्कुलर पास कर देते हैं। जब वो सर्कुलर क्या होता है, और सर्कुलर को पास करने के बाद वो क्या कहलाता है? वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। तो गाइस वो भी क्या है, आपका कानून तो बन गया है, तो इंडियन गवर्नमेंट तुरंत ही उस पर क्या कर सकती है? एक लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकती है। तो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में भी लॉ बन सकता है। मैंने बताया कि इस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो एक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डर भी दिया जा सकता है, तो बहुत तरीके होते हैं। ठीक है सर। सर एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा इस एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। पहले एक्ट लिख लीजिएगा, इस हिंदी में क्या बोला जाता है एक्ट को मेरे साथ। ठीक है सर। तो एक्ट को हिंदी में बोलते हैं गाइस, एक्ट को हिंदी में बोला जाता है अधिनियम। अधिनियम एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? अधिनियम। और ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोला जाता है गाइस अध्यादेश। अध्यादेश। एक्ट को हिंदी में बोला जाता है गाइस अधिनियम, और ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोला जाता है अध्यादेश। तो आई होप गाइस लॉ का कॉन्सेप्ट, बिल का कॉन्सेप्ट, एक्ट का कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिल क्या होता है गाइस? एक इनिशियल स्टेज होता है जब गवर्नमेंट को किसी भी नए लॉ को बनाने की जरूरत होती है, तो सबसे पहले वो मैटर तैयार करती है अपने, और मैटर को आपस में डिस्कस करती है, फिर उसको बिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, और फिर बिल को पार्लियामेंट में भेजती है। तो इनिशियल स्टेज क्या है? बिल। और जब पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, फिर वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है
जब पार्लियामेंट में पास करने का टाइम नहीं होता, जिसको इमीडिएट इफेक्ट में लाने की जरूरत होती है कैबिनेट को, तो वो सीधा बिल को कहाँ भेज देती है, प्रेसिडेंट के पास भेज देती है, और प्रेसिडेंट उस पर क्या करते हैं, साइन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेंस कहलाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ गाइस, तीनों का एक कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ तो क्या कहलाता है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो तीनों का अगर मैं बात करूँ तो क्या कहने का मतलब है, if the government assents to the bill, if the government assents to the bill, it becomes an act, it becomes an act for the state which passed it. अगर गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया किसी बात को, तो पार्लियामेंट में पास हो गया, प्रेसिडेंट उस बात से एग्री करते हैं, उन्होंने साइन कर दिया, तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, इन सच केसेस द गवर्नमेंट sends a proposal to the president or governor, if they approved of it become ordinance. किसी किसी केस में गवर्नमेंट सीधा क्या करती है, अपने बिल को कहाँ भेज देती है, पार्लियामेंट में ना भेज के सीधा कहाँ भेज देती है, गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, और गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर उस बात को एग्री करते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है गाइस, ऑर्डिनेंस बन जाता है। तो आप कह सकते हैं गाइस, एन ऑर्डिनेंस, वी कैन से एन ऑर्डिनेंस इज द इक्विवेलेंट ऑफ एन एक्ट। ऑर्डिनेंस क्या है, बिल्कुल बराबर है गाइस किसके, एक्ट के, बट इट इज नॉट passed by legislative. बात आगे समझ में गई। ऑर्डिनेंस भी क्या होता है गाइस, आपका एक्ट के समान ही होता है, बट ये लेजिस्लेटिव के द्वारा पास नहीं किया जाता। तो लॉ क्या है गाइस, लॉ क्या है, वो रूल्स हैं, कंक्लूड फटाफट बताता हूं। लॉ क्या है गाइस, वो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं, पर्संस के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। बिल बता दिया, इनिशियल स्टेज है, लॉ एक्ट बता दिया गाइस, ऑर्डिनेंस बता दिया। ठीक है सर, अब बात करते हैं गाइस, लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ। फटाफट देखिए गाइस, टाइप्स ऑफ लॉ की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ, तो लॉ को गाइस 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। लॉ को 3 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सर किस किस पार्ट में, तो पहला है गाइस आपका सिविल लॉ, सेकंड इज योर गाइस क्रिमिनल लॉ, एंड थर्ड इज योर गाइस, थर्ड है आपका गाइस इंटरनेशनल लॉ। थर्ड इज योर गाइस इंटरनेशनल लॉ। देखते हैं गाइस तीनों लॉ होते क्या है, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, और इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। ठीक है सर, तो सिविल लॉ क्या होता है गाइस, इट applies to general public to resolve the disputes of society। सिविल लॉ क्या है गाइस, सिविल लॉ जनरल पब्लिक के ऊपर अप्लाई होता है। जनरल पब्लिक कौन से, जैसे आप हो गया, मैं हो गया, हम सब क्या है, जनरल पब्लिक है, हमारे ऊपर सिविल लॉ एप्लीकेबल होता है, ताकि हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉ बनाया जाता है, कौन सा लॉ अप्लाई किया जाता है, सिविल लॉ अप्लाई किया जाता है। ठीक है सर, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, समझाऊंगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। इट अप्लाइज टू क्रिमिनल्स, it applies on criminals to give imprisonment to criminals। जो क्रिमिनल्स होते हैं गाइस, उनके ऊपर जो लॉ लगता है
उसके ऊपर कौन सा लॉ लगता है, क्रिमिनल्स लॉ लगते हैं। सर क्रिमिनल्स कौन से होते हैं, जो देखते हैं ना गाइस मर्डर कर देते हैं, जो मर्डर कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, ये सब क्या होते हैं, मर्डर कर देते हैं। और आप देखते हैं ना वो जो सावधान इंडिया आता है उनके ऊपर क्या क्या चीजें हरकतें होती हैं, उन सब के ऊपर कौन सा लॉ लगता है, क्रिमिनल्स लॉ लगता है। ठीक है सर। इंटरनेशनल लॉ कब लगता है सर, इट अप्लाइज ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इट अप्लाइज ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। जब कई दो देशों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है और कोई डिस्प्यूट उनके बीच में आ जाता है तो इंटरनेशनल लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता है। सपोज करिए गाइस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, बट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रांजेक्शन होते हुए कुछ डिस्प्यूट्स हो गए उनके बीच में, कुछ बात को लेके दोनों में, कुछ इंडिया और पाकिस्तान में कुछ बातों को लेके क्या हो गई, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ बहसबाजी हो गई, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, इंटरनेशनल लॉ सॉल्व करेगा। तो सिविल लॉ क्या होता है गाइस, मान लीजिए सिविल लॉ जनरल पब्लिक के ऊपर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे फीस दी और मैं आपको पढ़ाना ही ना हूं, मैंने आपसे फीस ले ली और मैं आपको पढ़ाने ही ना हूं, तो क्या होगा गाइस, और आपने मुझे फोन किया सर आ जाओ, मैं कहा मैं नहीं आ रहा पढ़ाने, चल जाऊं, तो गाइस आप क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे। तो कोर्ट में जाने के बाद आप मेरे ऊपर केस करोगे, तो मेरे ऊपर जो केस लगेगा वो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, वहां पे सिविल लॉ अप्लाई होगा। क्रिमिनल लॉ गाइस मैंने आपको बताया, जब कोई क्राइम किया जाता है तो उसके ऊपर जो क्रिमिनल्स के ऊपर लॉ अप्लीकेबल होता है वो क्रिमिनल लॉ होता है। इंटरनेशनल लॉ मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, जो दो देशों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ अप्लाई किया जाता है। ठीक है सर, ओके सर, यहां तक क्लियर है गाइस। ठीक है, अब गाइस हमें कौन सा लॉ पढ़ना है, तो सर हमारे सिलेबस में चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे सीएसआई, सीएसआई, सीएमए कोई भी स्टूडेंट हो, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है सर, हमें पढ़ना है सर सिविल लॉ। वी नीड टू स्टडी आउट द सिविल लॉ। हमें क्या पढ़ना है गाइस, सिविल लॉ पढ़ना है। ठीक है, अब सिविल लॉ भी है जो गाइस काफी टाइप्स के होते हैं। सिविल लॉ भी गाइस काफी टाइप्स के होते हैं सर, जैसे कि बिजनेस लॉ, फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ भी गाइस बिजनेस लॉ का ही पार्ट है, हल्का मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब गाइस सिविल लॉ के पार्ट। तो हमें क्या पढ़ना है गाइस, हमें बिजनेस लॉ को पढ़ना है, हमें बिजनेस लॉ को पढ़ना है, हमें इंडस्ट्रियल लॉ को पढ़ना है, क्योंकि बीकॉम के जो स्टूडेंट्स के लिए हमें इंडस्ट्रियल लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। लेबर लॉज हो गए, बैंक लॉज हो गए, बहुत सारे कानून है सिविल लॉ में। तो गाइस हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें बिजनेस लॉ को पढ़ना है, इंडस्ट्रियल लॉ को पढ़ना है। ठीक है गाइस, ओके सर, क्लियर है यहाँ तक सर। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या क्या गाइस, बिजनेस लॉ में कौन कौन से पार्ट है, तो हमें पढ़ना है गाइस सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हमें क्या क्या पढ़ना है गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हमें पढ़ना है गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद हमें पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद हमें पढ़ना है गाइस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हमें क्या पढ़ना है उसके बाद गई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिर हम पढ़ेंगे गाइस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट। फिर हम पढ़ेंगे गाइस इसके साथ लॉ ऑफ कंपनीज। कंपनीज के ऊपर कौन कौन से लॉज लगते हैं, जब कोई कंपनीज बनाता है, कंपनी को नई कंपनी हम बनाते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। बीकॉम में एक और है गाइस इंडस्ट्रियल लॉ, तो ये भी हम देखेंगे इंडस्ट्रियल लॉ क्या होता है, तो ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया गाइस, 1872 में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया गाइस आपका, 1930 में। इंडियन पार्टनरशिप कब एक्ट आया, 1932 में। ये आया गाइस आपका 2008 में। ये गाइस बीच बीच में अमेंड होता है, अभी जो पास आउट फिलहाल चल रहा है 2030 चल रहा है। तो गाइस सर ये जो ईयर्स लिखे हैं, ये ईयर्स आपने क्यों लिखे हुए, मैंने बताया गाइस जब बिल जो है, सबसे पहले लॉ बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया, क्या प्रोसेस था गाइस बिल बनाने का। पहले बिल तैयार किया जाता है, फिर वो दोनों पार्लियामेंट पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और फिर वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है या फिर एक्ट बन जाता है, क्योंकि लॉ तो काफ़ी फॉर्म में होता है, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं वो एक्ट बन जाता है। तो जिस ईयर में प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन करते हैं वो ईयर
एक्ट के पीछे लग जाता है, वही ईयर क्या लग जाता है, एक्ट के पीछे लग जाता है, और हम कहते हैं कि उस साल में वो एक्ट बना है। जिस ईयर में प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर साइन किया, वो जो ईयर है वो एक्ट के पीछे लग जाता है। और जैसे कि इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कब साइन किया गया होगा, 1872 में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब साइन किया होगा, 1930 में, फिर 1932 में, फिर 2008 में, ऐसे ही गाइस। तो ये हमारे क्या है, ईयर्स बन गए हैं। क्लियर है गाइस यहाँ तक? तो हमें क्या पढ़ना है गाइस, बिजनेस लॉ पढ़ना है। बिजनेस लॉ में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है बीकॉम में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो गाइस अब बिजनेस लॉ की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस लॉ मैंने बताया था आपको, बिजनेस लॉ क्या होता है गाइस। अब बिजनेस लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिजनेस लॉ क्या है। ठीक है सर, तो बिजनेस लॉ क्या है गाइस, बिजनेस लॉ लिखिए गाइस एक बार मेरे साथ। बिजनेस लॉ is sometimes called mercantile law। सर बिजनेस लॉ को कभी कभी मर्केंटाइल लॉ या फिर कॉमर्शियल लॉ भी बोल दिया जाता है। बिजनेस लॉ को कभी कभी मर्केंटाइल लॉ या फिर कॉमर्शियल लॉ भी बोल दिया जाता है। एंड इट refers to the laws that govern the dealing between people and commercial matters। बिजनेस लॉ को कभी कभी गाइस मर्केंटाइल लॉ या कॉमर्शियल लॉ भी बोला जाता है। और वो बिजनेस लॉ कहाँ पे क्या डील आउट करता है गाइस, बिजनेस लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो कॉमर्शियल मैटर्स होते हैं। जैसे कि आपने मुझे फीस दे दी बट मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो यानी कि यहाँ पे क्या कॉमर्स मनी से रिलेटेड बात आ गई, तो ये क्या है, कॉमर्शियल मैटर है, तो इसके ऊपर बिजनेस लॉ अप्लाई होगा। आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने उसको पैसा दे दिया कि भाई मेरे लिए घर बना देना, वो पैसे लेके भाग गया और उसने आपका घर नहीं बनाया, तो वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा सर, बिजनेस लॉ एप्लीकेबल होगा। तो जो भी कॉमर्शियल मैटर्स होते हैं गाइस और उसके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, उसके ऊपर बिजनेस लॉ एप्लीकेबल की होता है। ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं गाइस, there are two area of business law। बिजनेस लॉ के भी दो एरियाज हैं गाइस, बिजनेस लॉ के भी क्या है गाइस, दो एरियाज हैं। कौन कौन से एरियाज हैं सर, देखते हैं गाइस। देयर आर द टू एरियाज ऑफ बिजनेस लॉ। कौन कौन सा है सर, रेगुलेशन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज, रेगुलेशन ऑफ कॉमर्शियल एंटिटीज, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ कॉमर्शियल एंटिटीज या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, थ्रू लॉ ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी, बैंक्रप्सी एंड एजेंसी। दूसरा है गाइस रेगुलेशन ऑफ द कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, थ्रू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर बिजनेस लॉ के भी दो एरियाज हैं। पहला एरिया तो किसके ऊपर अप्लाई होता है गाइस, पहला एरिया होता है जो आपके पास लीगल फर्म्स होते हैं, आपकी कंपनी हो गई या फिर आपने कोई दुकान खोली हुई है, यानी कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है। 11th-12th में आप थोड़ा सा पढ़ते हुए आए होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ पे होता है, जहाँ पे गाइस एक बंदा सिर्फ बिजनेस कर रहा होता है, एक बंदे के हाथ में पूरे बिजनेस की बागडोर होती है, वही उस बिजनेस को मैनेज करता है, वही इस बिजनेस को चलाता है। दैट इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप। या फिर आपने किसी दो लोगों ने मिलकर बिजनेस खोला हुआ है, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, दो या दो तीन लोगों के साथ मिलकर बिजनेस खोला हुआ है, तो आप पार्टनरशिप कहते हैं। या फिर एक बैंक है, बैंक ने आपके साथ कोई डिस्प्यूट, बैंक के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो गया है,
कोई एजेंसी है गाइस, जैसे कि एजेंसी हो गई, उसके साथ आपका कोई डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे कौन सा रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल एंटिटीज़, ये इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है गाइस, जो आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे कमर्शियल काम किया जाता है, जैसे कि आपकी कंपनी हो गई जहाँ पे कमर्शियल चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपका बैंक हो गया, एजेंसीज हो गई, पार्टनरशिप हो गई, इनके बीच में एक तो ये होता है, और दूसरा होता है गाइस नॉर्मल लोग, जैसे आप और मैं, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर हम आपको फीस दे रहे हैं, आप हमें पढ़ा दो, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने किसी को पैसे दिए, भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, मेरे लिए घर बना दे, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो गाइस एक एरिया ये होता है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें दोनों ही एरिया कवर करने हैं, बट गाइस दोनों एरिया में हमें क्या करना है, हमें कंपनी वाला एरिया भी कवर करना है, बट एक शॉर्ट फॉर्म में हमें इसको कवर करना है, तो दोनों ही फॉर्म हम देखेंगे। तो आई होप गाइस बिजनेस लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस लॉ क्या होता है, बिजनेस लॉ को मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ भी बोला जाता है, और बिजनेस लॉ किन मैटर्स कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे कोई कमर्शियल मैटर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, वहाँ पे बिजनेस लॉ अप्लाई होता है। तो हम देखेंगे गाइस सारी चीज़ों को। तो ये तो था हमारा गाइस इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। गाइस हमें क्या पढ़ना है सर, हमें बिजनेस लॉ पढ़ना है और इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना है। बिजनेस लॉ में हमें ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है गाइस, ठीक। तो तब तक के लिए गाइस इनकी प्रैक्टिस करिए। सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या इंपॉर्टेंट है, सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नया सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने आपको नॉलेज के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है सर। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।